हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज हम पुनः आपके समक्ष प्रस्तुत हुए हैं एक नए स्टडी वीडियो के साथ। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था पौधों में पोषण और आज हम पढ़ेंगे जंतुओं में पोषण। तो आइए शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट। जंतुओं में पोषण हम लोग पढ़े थे कि इसके पहले हम लोग पढ़े थे स्वपोषी पोषण, जिसमें हम लोग पढ़े थे कि पेड़ पौधे जो है उसके अंतर्गत आते हैं जो स्वयं भोजन संश्लेषित करते हैं। उसके बाद दूसरा था विषम पोषी पोषण। आज हम लोग पढ़ेंगे विषम पोषी पोषण के प्रकार, यानी जीव जंतुओं में जो पोषण होता है वो विषम पोषी पोषण होता है। और यह विषम पोषी पोषण की 3 विधियां होती है। मृत जीवी पोषण पहला है, दूसरा है परजीवी पोषण और तीसरा है प्राणीसम पोषण। मृत जीवी पोषण को हम सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन कहा जाता है। सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन, मृत जीवी, नाम से ही ऐसा पता चल रहा है। मृत मतलब मरा हुआ, जीव मतलब जीव, यानी वैसा जीव जो अपने भोजन के लिए किसी मृत जीव के ऊपर सड़े गले चीज या जो पहले से सजीव हो और अभी नॉन लिविंग थिंग्स में है तो उससे पोषण ग्रहण करता है। उस प्रकार के पोषण को हम मृत जीवी पोषण कहते हैं। इसके अंतर्गत जो है शैवाल, बैक्टीरिया, कवक, फंगी वगैरह आते हैं ना, जो सड़े गले पदार्थों को गलाने का काम करते हैं ना। अब जैसे हम लोग घर में सब्जी का छिलका जो है बाहर फेंक देते हैं तो वो वहाँ से गायब हो जाता है। कौन करता है? कोई जीव जंतु मर जाता है, वो कहीं भी फेंक दिया जाता है तो वो जो है वो उसको कौन ख़त्म कर देता है कि बैक्टीरिया जो है वो उसके अंदर उपस्थित जो जटिल पदार्थ है उसको सरल पदार्थों में तोड़ने का काम करते हैं, उसको पचाने का काम करते हैं। उनके लिए वही पोषण का काम करता है। तो इसमें मुख्यतः बैक्टीरिया आते हैं। ये हमारे प्रकृति के अपघटक कहलाते हैं, यानी प्रकृति के साफ सफाई कर्मी भी कहा जाता है कवक, फंगी और बैक्टीरिया को हैं। दूसरा आता है परजीवी पोषण। परजीवी पोषण यानी पैरासाइटिक न्यूट्रिशन। पैरासाइटिक न्यूट्रिशन में होता क्या है? नाम है परजीवी, यानी दूसरे के साथ रह करके अपना जीवन जीता है, यानी अपना भोजन स्वयं तैयार नहीं करता और ना ही स्वयं भोजन संश्लेषित करता है, बल्कि वह दूसरे के तैयार किए हुए भोज्य पदार्थ को ग्रहण कर लेता है। जैसे हमारे पेट में फीता कृमि होता है ना, हमारे पेट में जो हमारे भोजन हम खा लेते हैं और वो हमारे पच करके जब छोटी आंत में जाता है तो वो उसको एब्जर्व करके अपना शरीर विकसित करता है। हमारे सर में जो जूं होते हैं वो क्या करते हैं? वो भोजन नहीं बनाते। हमारे भोजन जो तैयार करके यहाँ से आता है, पचने के बाद आता है, उसको वो एब्जर्व करके आनंद उठाते रहते हैं। इस तरह के बहुत सारे उदाहरण आपको देखने को मिल जाएगा। एक अमरबेल भी आप देखे होंगे। अमरबेल जो है उसका जड़ नहीं होता है और वो किसी भी पेड़ के ऊपर फेंक दो ना तो वो पूरा पेड़ पर फैल जाता है, पेड़ की पत्तियों को पकड़ लेता है, उससे जो है अपना पोषण ग्रहण करके अपना विकास करना शुरू कर देता है। इस चीज़ को विशेष ध्यान दिया जाता है। तो यहाँ पे अमरबेल वगैरह आते हैं इसमें परजीवी पोषण में ना। फीता कृमि आता है ना, और कुछ बैक्टीरिया जो आते हैं इसके अंतर्गत आते हैं परजीवी पोषण में। उसके बाद आता है प्राणीसम पोषण। प्राणीसम पोषण को कहा जाता है होलोजोइक न्यूट्रिशन। तो प्राणीसम पोषण कैसा पोषण है? तो ठोस के रूप में शरीर के अंदर भोजन को ग्रहण करके और तब उसको पोषण उससे वो ग्रहण करता है, वो है प्राणीसम पोषण। ठीक है, तो वैसा पोषण जिसमें कोई जीव ठोस के रूप में भोजन शरीर के अंदर ग्रहण करके पाचन की क्रिया करके वो पोषण प्राप्त करता है, उस प्रकार के पोषण को हम प्राणीसम पोषण कहते हैं। इसमें अगर प्राणीसम पोषण की बात की जाए तो सबसे छोटा प्राणी जो आता है, मुख्य रूप से हम इसी पर विशेष चर्चा करेंगे, प्राणीसम पोषण पे ही ना, जिसे होलोजोइक न्यूट्रिशन कहा जाता है। तो इसमें सबसे छोटा जीव आता है जो प्राणीसम पोषण जो करता है। उसमें बहुत सारे प्रोसेस होते हैं प्राणीसम पोषण में। यहाँ प्रोसेस होता है आपका इंजेक्शन होता है, इंजेक्शन होता है मतलब अंतर्ग्रहण होता है, पाचन होता है, उसके बाद उसका एब्जॉर्प्शन होता है, एसिमिलेशन होता है और इंजेक्शन होता है, यानी बहिष्करण होता है। आप देख सकते हैं कि यहाँ जो है एक अमीबा का पिक्चर बनाया गया है। यह अमीबा है और अमीबा में ये कुटपाद पाया जाता है, सीडोपोडिया जिसको कहते हैं, जिसके चलते इसका आकार निश्चित नहीं होता है। ये भी कई एग्जाम में पूछ चुका है।
कि किस कारण से अमीबा का आकार निश्चित नहीं होता है, तो सीडोपोडिया है। सीडोपोडिया क्या करता है, भोजन के कण को पकड़ने का काम करता है। आप रेड जो यहाँ देख रहे हैं यह भोजन के कण हैं। वो जब उसके शरीर में सटते हैं तो अगल बगल से जो है अपना सीडोपोडिया को बढ़ा करके धीरे 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 उसे अपने कब्जे में कर लेता है। आप देख सकते हैं कि यहाँ कब्जा में हो रहा है। तो यह जो प्रोसेस हुआ, जो उसको भोजन टच हुआ उसके शरीर से और उसको घेरा, तो यह भोजन का अंतर्ग्रहण हुआ, यानी भोजन अंदर आ गया। अब उसको क्या करता है कि भोजन को घेर लेता है और एक राजधानी का निर्माण करता है। यहाँ पे भोजन राजधानी का फूड वोकल्स का निर्माण करता है और इस फूड वोकल्स से वह भोजन का पाचन करने की क्रिया करता है। अपने शरीर के अंदर से विसरण की क्रिया द्वारा एंजाइम का सेक्रेशन करता है और उन भोज्य पदार्थ को पचाने का काम करता है और पचा करके उसे पुनः एब्जॉर्प्शन की क्रिया होती है। नेक्स्ट जो क्रिया होती है एब्जॉर्प्शन की, यानी वह चूसता है। जैसे हम लोग ऊँख चीरते हैं, ईंख चीरते हैं और उसके रस को अंदर ले लेते हैं और बाकी बच्चे को मुंह से फेंक देते हैं, तो वो चूसने की क्रिया जो होती है वो एब्जॉर्प्शन होती है। भोजन के पाचन के बाद की क्रिया होती है एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन होने के बाद वो भोज्य पदार्थ जो पोषक तत्व होते हैं वो हमारे शरीर के अंदर आते हैं। आप लोग जानते होंगे कि पोषक तत्व जो होते हैं हमारे 5 तरह के होते हैं ना। उसमें आता है, पहला कार्बोहाइड्रेट आता है, प्रोटीन आता है, फैट आता है, खनिज एंड मिनरल्स आते हैं और विटामिन आते हैं। ये 5 हमारे पोषक तत्व हैं जो हमारे शरीर के वृद्धि के लिए, शरीर की उपपचयी क्रियाओं को सही ढंग से सुचारू रूप से चलाने के लिए, शरीर के विकास के लिए जरूरी है। तो इन पोषक तत्व ये जब शरीर के अंदर प्रवेश करते हैं, यानी अमीबा के शरीर के अंदर, तो एसिमिलेशन होता है, यानी उसका विखंडन होता है। वो बाहर से वातावरण से ऑक्सीजन लेकर के उसको विखंडित करता है, वो आगे की क्रिया रहती है। और उसके बाद पाचन की क्रिया में लास्ट में क्या होता है कि जब यहाँ पच जाता है तो उसके बाद शरीर के फिर किसी भाग से वो उसका बहिष्करण कर देता है, वेस्टेज को बाहर निकाल देता है। इस बहिष्करण को इंजेशन कहते हैं। यानी पोषण के लिए जो भोजन बाहर से ग्रहण किए उसमें बचे हुए बेकार पदार्थ जो पचित नहीं हो सकते हैं या पचने लायक नहीं है, उसको शरीर से बाहर निकालने की क्रिया को हम इंजेक्शन कहते हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। एक छोटा जीव और भी है जिसको नाम सुने होंगे, यह चप्पल के जैसा होता है, नाम है पैरामीशियम। देख रहे हैं आप, चप्पल के जैसा है, लेकिन इसमें कोशिका मुख होता है, यानी खाने का जगह होता है। यह कोशिका मुख और इसके चारों तरफ पतले 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 रुआ के जैसा जो है सीलिया पाया जाता है, उसको सीलिया कहा जाता है। सीलियरी गति के लिए वो उस उत्तरदायी होता है, पानी में तैरने उड़ने में सुविधा होता है उसके लिए। और इसके साथ ही साथ भोजन के कण जब उस सीलियरी पेशियों में टच होते हैं तो वो उसको पकड़ करके धीरे 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 कहाँ पहुँचाता है, कोशिका मुख, जिसको साइटोसोम कहा जाता है। तो साइटोसोम के पास पहुँचाने के बाद शरीर के अंदर प्रवेश करता है। शरीर के अंदर प्रवेश करने के बाद यहाँ भी छोटी 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 भोजन राजधानियों का निर्माण होता है, जहाँ पे वे भोजन का पाचन करते हैं और पाचन करने के बाद शरीर के किसी भाग से, एक भाग से उस बेकार पदार्थ को बाहर निकाल देते हैं। इसी तरह यह हमारा एक छोटा सा जीव था जिसके बारे में हमने पोषण के बारे में थोड़ा सा पढ़ा। ठीक है, इसमें थोड़ा समय लग सकता है। अब आइए डिटेल में अब हम अपने बारे में जानने का प्रयास करते हैं कि हमारे शरीर के अंदर किस तरह का पाचन होता है। ठीक है, तो आइए हम शुरुआत करते हैं। यह मानव का पाचन आहार नाल चित्र जो है आपके सामने दिखाई दे रहा है ना। तो आहार नाल में सबसे पहले आता है हमारा यह मुख यानी मुख गुहा, यानी आहार नाल मुख गुहा से लेकर यहाँ गुदा द्वार तक, ये गुदा द्वार है, ये मुख गुहा से लेकर गुदा द्वार तक लगभग यह 8 से 10 मीटर तक होता है। 8 से 10 मीटर क्यों कहा जा रहा है, 10 मीटर 9 मीटर क्यों नहीं कहा जा रहा है, या 9.5 to 10 मीटर क्यों नहीं कहा जाता है। 8 से 10 मीटर इसलिए कहा जाता है कि जो शाकाहारी जीव होते हैं उनके आंत छोटे होते हैं, वो 8 मीटर के होते हैं, और जो मांसाहारी होते हैं उनके हाथ जो होते हैं वो छोटे होते हैं, तो वो 8 मीटर के होते हैं। और जो शाकाहारी होते हैं, यानी जो क्लोरोफिल वाले धारण करके जो भोजन ग्रहण करते हैं, पेड़ पौधों को भोजन ग्रहण करते हैं, उनका हाथ थोड़ा बड़ा होता है क्योंकि उसके पाचन में थोड़ा समय लगता है। ठीक है,
इसलिए वो थोड़ा बड़ा होता है। चलिए हम आगे की तरफ बढ़ते हैं तो देखते हैं कि हमारे मुख गुहा में सलाइवा निकलता है। जब हम खाते हैं तो मुंह में क्या आता है? सलाइवा आता है। सलाइवा आने का कारण हमारे मस्तिष्क में उपस्थित एक ग्रंथि है जो उसको एक्टिवेट करती है। कोई खाना टेस्टी हो ना तो हमारे मुंह में ऑटोमेटिक जो है सलाइवा आ जाता है, लार आ जाता है। तो लार जो है 3 जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती है हमारे शरीर में। आप इस पिक्चर में देख सकते हैं कि 2 जोड़ी लार ग्रंथियां नीचे है और 1 जोड़ी लार ग्रंथियां ऊपर की तरफ पाई जाती है। और ये 3 जोड़ी लार ग्रंथियों का नाम है, यहाँ दिया हुआ है, आप देख सकते हैं कि लार यहाँ पैरोटिड ऑफ सबमैंडिबुलर और सबलिंगुअल, यह 3 जोड़ी लार ग्रंथियां मुख गुहा में पाई जाती है। हाँ, एक जीभ के नीचे 2 इधर भाग में रहता है और एक ऊपर की तरफ ये साइड में रहता है। तो ये 3 जोड़ी लार ग्रंथियां लार का सेक्रेशन करती है। अब हमारे मन में ये सवाल आता है कि लार का आखिर काम क्या है ना? जो हमारे मुंह में सलाइवा निकलता है उसका एक्शन क्या है उसका हमारे शरीर में? तो सलाइवा जो है हमारे शरीर में पहला काम जो करता है वह भोजन के जो जटिल अणु, जटिल शर्करा जो होते हैं उसको सरल शर्करा में बदलने का काम करता है ना। इसलिए कहा जाता है कि खाना खाते समय भोजन को अच्छी तरह से चबाना चाहिए ताकि उसमें सलाइवा मिले तो यह प्रोसेस जो है अच्छे से हो सके। उसके बाद जो ये दूसरा ये काम जो इसका है, अब ये जटिल शर्करा को सरल शर्करा में बदलने के लिए इसमें एक एंजाइम का सेक्रेशन होता है। कई बार परीक्षाओं में पूछता है, उसको कहा जाता है एमिलेज एंजाइम कहा जाता है ना। ये शर्करा टॉयलिन से बना हुआ होता है ना। तो उसके बाद ये दूसरा काम जो करता है, हमारे भोजन जो होता है उसको चिकना बनाता है। चिकना बनाता है ताकि वो जब खाना हम अंदर की तरफ ग्रास करें तो वो हमारे यहाँ पे ग्रास नली में यानी फूड पाइप में धीरे धीरे सरकता हुआ पेट में पहुंच जाए, स्टमक में पहुंच जाए। इसके लिए तो ये काम होता है हमारे सलाइवा का। अब देखते हैं कि जब हम खाना खा लेते हैं तो उसके बाद उसके पिछला भाग, मुख गुहा पिछला भाग कहाँ खुलता है? ग्रसनी में। ग्रसनी, यहाँ से ये ग्रसनी शुरू होता है। मुख गुहा का पिछला भाग ग्रसनी होता है और ग्रसनी के ठीक नीचे जो होता है निगल द्वार होता है और उसके ऊपर जो होता है कंठ द्वार होता है ना। ग्लोटिस और गुलेट, गुलेट निगल द्वार होता है और कंठ द्वार होता है। कंठ द्वार यानी श्वास, इधर श्वास जो नली हम लेते हैं वो श्वास की नली जहाँ पे थोड़ी सी खुली हुई होती है उसी को कहा जाता है कंठ द्वार। ठीक है, लेकिन आप देख सकते हैं कि यहाँ कंठ द्वार है और यहाँ पे निगल द्वार है। तो इसके बीच में एक उंगली जैसा प्रवर्ध है, ये उंगली के जैसा छोटा सा लंबा है और यह एक दूसरे पे इस तरह का रहता है, इस तरह से रहता है। यह एक नली इधर गई और एक नली इधर गई, लेकिन ये ऐसे रहता है। जब खाना इधर से तरफ से प्रवेश करता है, जब खाना ये इस साइड में आता है ऐसे इस तरफ, तो यह जो है ऐसे फूल के इसमें टच हो जाता है, यानी श्वास नली इधर से बंद हो जाती है और तब खाना धीरे धीरे चला जाता है। तो निगल द्वार और कंठ द्वार के बीच में जो ये उंगली जैसा प्रवर्ध होता है इसको कहा जाता है एपिग्लोटिस। क्या कहा जाता है? एपिग्लोटिस। आप देख सकते हैं यहाँ एपिग्लोटिस लिखा हुआ है। एपिग्लोटिस यहाँ पे पाई जाती है, वो उंगली जैसा प्रवर्ध को एपिग्लोटिस कहा जाता है। अब भोजन जो है कंठ द्वार से निगल द्वार से पहुंचता है फूड पाइप में, सीधा फूड पाइप से होते हुए पेट में पहुंचता है। लेकिन फूड पाइप में जब आता है तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे यह फूड पाइप की एक संरचना बनाई गई है जिसमें फूड आगे की तरफ बढ़ते जाता है और पीछे की तरफ पिचकते जाता है और इस प्रकार से फूड पाइप में जो है टेढ़ी मेढ़ी गति होती है और इस गति को क्रमाकुंचन गति कहा जाता है। जो भोजन जब नीचे की तरफ आता है, इसलिए कहा जाता है कि खाना खाते समय बात नहीं करना चाहिए। बात करने से क्या होगा कि इसमें जो है फूड पाइप में गलती से फूड पाइप से अन्न जो है गलती से वो श्वास नली में चला जाता है तो वो बैक मार देता है, यानी वो रिटर्न करेगा तो हो सकता है नाक के तरफ से दाल भात भी फेंक सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में बात नहीं करना चाहिए क्योंकि श्वसन आगे पीछे होगा। बात करते समय मुंह से बिना श्वसन का तो बात होता नहीं है, तो श्वसन मुंह से निकलना शुरू होता है। उसी समय हम खा रहे होते हैं तो श्वास नली में अन्न के घुसने का डर रहता है, इसलिए बात नहीं करना चाहिए खाना खाते समय। इसके अलावा जल्दी जल्दी खाने वाले को क्या होता है कि सलाइवा अच्छे तरह से फूड के आपके जो फूड के
छोटे टुकड़े होते हैं जो मुंह में डालते हैं, जिसको हम अपने भोजपुरी भाषा में कवर कहते हैं। तो वो जो एक फूड का पार्ट होता है वो अच्छे से चिकना नहीं हो पाता है, तो वो आकर के बीच में रुक जाता है। रुक जाने से क्या होता है कि हमारे श्वास नली को डिस्टर्ब करता है, क्योंकि दोनों एक दूसरे के अगल बगल में ही रहते हैं, और यह जब फूलेगा तो इसको डिस्टर्ब करेगा, तो सांस लेने में परेशानी हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में हम पानी पीते हैं जल्दी से ना, और तब भोजन धीरे धीरे पहुंचता है कहाँ, आमाशय में। चलिए हम आमाशय की बात करते हैं। तो हमारा आमाशय जो होता है वो 3 भागों में बटा होता है, 3 भागों में बटा होता है। कौन कौन भाग है? वो है, पहला है कार्डियक, दूसरा है पुंडिक, और तीसरा है पाइलोडिक। ऊपरी भाग को यहाँ कार्डियक कहा जाता है, उसके बाद वाले भागों को पुंडिक कहा जाता है, और सबसे पिछले वाले भाग को पाइलोडिक कहा जाता है। यानी आमाशय से, यानी स्टमक से जो भोजन पचता है वो पाइलोडिक छिद्र से छोटी आंत में पहुँचता है। ठीक है, अब हम आते हैं, जब हम पेट में जाते हैं, आमाशय की बात करते हैं, तो आमाशय में भी बहुत सारे एंजाइम का सेक्रेशन होता है ना। आमाशय में निकलने वाले जो एंजाइम होते हैं, उस एंजाइम को जठर रस, गैस्ट्रिक जूस के नाम से जाना जाता है, और उसमें बहुत सारे चीज़ मिले होते हैं। आमाशय में निकलने वाला जो मेन एंजाइम होता है वो होता है आपका पेप्सिनोजेन। पेप्सिनोजेन एंजाइम निकलता है हमारे आमाशय में, जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्शन करके पेप्सिन में बदल देता है। उसे पेप्सिनोजेन जो है पेप्सिन में बदल देता है, प्रोटीन पर क्रिया करके प्रोटीन का पाचन शुरू हो जाता है हमारे आमाशय से। तो ये परीक्षा में पूछता है कि प्रोटीन का पाचन हमारे शरीर में कहाँ से शुरू होता है, तो स्टमक से शुरू होता है। कार्बोहाइड्रेट का यहाँ पे पाचन शुरू हो गया मुख गुहा से। भोजन का पचना कहाँ से शुरू होता है? मुख गुहा से ही पचना शुरू हो जाता है। तो मन में ये सवाल आता है कि पचना आखिर है क्या? पचना मतलब यही हुआ कि जटिल अणुओं का छोटे छोटे टुकड़ों में टूटना। तो जैसे हम रोटी का टुकड़ा मुंह में डालते हैं और दांत से चबा रहे हैं, वो भी एक पच रहा है, निम्नीकरण हो रहा है, छोटे छोटे टुकड़ों में खंडित हो रहा है, वो भी एक पाचन की क्रिया है। इसके साथ ही साथ एंजाइम मिलते हैं, उससे पाचन होता है, पेट में आता है, गैस्ट्रिक जूस निकलता है, वो जूस जो है उसको पचाने का काम करता है। इसमें गैस्ट्रिक जूस में होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, म्यूकस और पेप्सिनोजेन। ये तीनों मिलकर गैस्ट्रिक जूस का निर्माण करते हैं, और इस गैस्ट्रिक जूस में लगभग 3 लीटर प्रतिदिन यह निकलता है समय समय से। लेकिन किसी कारण से अगर ज़्यादा देर तक हम भूखा रहते हैं या किसी कारण से खाना नहीं खा पाते हैं, तो यह जो गैस्ट्रिक जूस है वो हमारे आमाशय की आंत की दीवारों को, स्टमक की आंत की दीवारों को हानि पहुंचाते हैं, और उस दीवार में घाव हो जाता है, जिसे पेप्टिक अल्सर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो जब भोजन इसमें पचता है तो उसके बाद, पचने के बाद एक गाढ़ी लेई की तरह हो जाता है। आटा जैसे हम घोल देते हैं, फ्लोर को मिक्स कर देते हैं, तो वो गाढ़ी लेई के जैसा हो जाता है, जिसे हम काइम के नाम से जानते हैं, CHYME ना। इसको काइम पढ़ा जाता है, स्पेलिंग चाइम है। ठीक है, तो उसके बाद अब भोजन हमारा स्टमक में पच जाता है। पचने के बाद पाइलोडिक छिद्र से कहाँ पहुँचता है? फर्स्ट पार्ट में आमाशय के अग्रभाग, जिसको ग्रहणी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ग्रहणी। ध्यान रहे, ग्रहणी और ग्रसनी मिलता जुलता नाम है, लेकिन ग्रहणी छोटी आंत का अग्रभाग है, लेकिन ग्रसनी यहाँ गर्दन में होता है ना। तो हम यहाँ पे पहुँचते हैं। यहाँ पे ग्रहणी में सी आकार की रचना होती है, ऐसे सी आकार की रचना होती है, और इसके बीच में ही एक पाइप जुड़ा होता है, फूड पाइप, और उसके ऊपर से भी एक पाइप इसमें आके जुड़ा हुआ रहता है। तो यह जो पाइप जुड़ा हुआ होता है, यह पाइप जो होता है वो पित्ताशय से जुड़ा होता है, पित्ताशय से, और यह जो जुड़ा हुआ होता है आग्नेयाशय से, पेंक्रियाज से जुड़ा होता है। आप देख सकते हैं इस फिगर में, यह पेंक्रियाज आमाशय के ठीक नीचे एक पीले रंग की छोटी सी पित्त की थैली, आग्नेयाशय की थैली होती है ना। इससे आग्नेयाशयी रस निकलता है, इससे जो जूस निकलता है उसको पेंक्रियाटिक जूस कहा जाता है। और इसमें से पित्त निकलता है। पित्त जो है हरे रंग का क्षारीय द्रव है, पित्त हरे रंग का क्षारीय द्रव है, जो लीवर के द्वारा निर्माण किया जाता है। यहाँ पे हमारा लीवर होता है, और यह लीवर जो है पित्त का निर्माण करता है। हमारे शरीर के अंदर जो ग्रंथियाँ हैं, उस ग्रंथि में सबसे बड़ी ग्रंथि हमारा लीवर ही है। इसका वजन लगभग 1.5 kg वजन होता है। ठीक है, तो यहाँ से पित्त निकलता है, और पित्त
अब जो भोजन कायम बना हुआ है हमारे आमाशय में, उसका माध्यम हो जाता है एसिडिक, क्योंकि हाइड्रोक्लोरिक एसिड निकलता है तो एसिडिक हो जाता है। तो पित्त का दो कार्य होता है, एक तो भोजन जो एसिडिक आया हुआ है उसमें यह पित्त बेसिक होता है, क्षारीय होता है, तो वो अग्नाशयी रस के साथ मिल करके उसको न्यूट्रलाइज कर देता है। क्योंकि हम लोग पढ़े हुए हैं रसायन में कि एसिड और बेस आपस में मिलकर एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देते हैं, तो न्यूट्रलाइजेशन करने का कार्य करता है, ताकि इसमें अग्नाशय से निकलने वाले अग्नाशयी रस में जो एंजाइम होते हैं, न्यूक्लियेज, इमाइलेज, लाइपेज और ट्रिप्सिन, ये जो होते हैं वो सक्रिय हो जाए, वो काम कर सके। तो इसमें अग्नाशय से निकलने वाले जो एंजाइम होते हैं वो पहले होते हैं न्यूक्लियेज, इमाइलेज, लाइपेज और ट्रिप्सिन। तो न्यूक्लियेज जो है न्यूक्लिक एसिड पर न्यूक्लिक एसिड पे क्रिया करता है, उसको ग्लिसरॉल फैट को तोड़ने का काम करता है। इमाइलेज जो है स्टार्च को तोड़ने का काम करता है, यानी कार्बोहाइड्रेट को पचाता है। लाइपेज जो है फैट को तोड़ने का काम करता है, और ट्रिप्सिन जो है प्रोटीन को तोड़ने का काम करता है। इमालाइट ट्रिप्सी, न्यू इमालाइट ट्रिप्सी आप याद रख सकते हैं, यह ट्रिक है, आप ट्रिक भी अपने से बना सकते हैं। तो यह इसके साथ मिल करके और हमारे किस में पहुंचता है, छोटी आंत के अग्रभाग ग्रहणी में, जिसका आकार सी के जैसा होता है। अब हम आगे की तरफ चलते हैं ना, तो आगे की तरफ जब हम चलते हैं तो हमारा आमाशय भी 3 भागों में बटा होता है, छोटी आंत भी 3 भागों में बटा होता है। अग्रभाग हो गया ग्रहणी, और दूसरा भाग जो हो गया जेनुनम, और तीसरा भाग हो गया उसका इलियम। सबसे बड़ा भाग जो होता है छोटी आंत का वो इलियम ही है ना। छोटी आंत हमारे आहार नाल का मुख्य गुहा से गुदा द्वार तक सबसे बड़ा है। नाम छोटा है, छोटा नाम है, इसका मतलब ये नहीं कि वो छोटा है, छोटा इसलिए है कि वो थोड़ा पतला होता है और अन्य आंत की अपेक्षा, लेकिन उसकी लंबाई जो होती है लगभग 6 मीटर होती है। अब अनुमान लगा लीजिए 8 से 10 मीटर कुल लंबाई में 6 मीटर अकेला ही छोटी आंत होता है ना, तो वो सबसे लंबा है। लेकिन छोटी आंत उसका नाम इसलिए है कि वो थोड़ा पतला होता है। उसका सबसे बड़ा भाग जो होता है वो इलियम होता है, जिसमें भोजन का अंतिम रूप से पाचन होता है ना। तो इसमें भी, छोटी आंत में भी आप देख सकते हैं कि बहुत सारे एंजाइम और उसकी क्रिया करने के लिए बहुत सारे पदार्थ निकलते हैं, जो कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं। यहाँ पिक्चर में दिखाया जा रहा है, आप इस पिक्चर को अच्छे से समझ ले या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं कि छोटी आंत में निकलने वाला जो आंत रस होता है वह किस प्रकार से, एंजाइम जो निकलता है वो किस प्रकार से क्रिया करता है, उसको हम देख लेंगे यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं कि छोटी आंत में जब भोजन आता है तो जब उसका पाचन होने लगता है, तो जब पाचन होने के बाद उसकी स्थिति अब वाटर के जैसा एकदम लिक्विफाइड हो जाता है ना, इलियम में जाने से पूर्व लिक्विफाइड हो जाता है, और तब वो काइम की जगह पे अब चाइल के रूप में बदल जाता है। किस रूप में बदल जाता है, चाइल के रूप में। तो अब ध्यान रखेंगे, काइम की चाइल, कौन काइम ऊपर रहता है और चाइल नीचे हो जाता है। ऐसे जैसे हम वर्ण में क ख पहले लिखते हैं और च छ ज झ बाद में लिखते हैं ना, तो क ख ऊपर चला गया और च छ ज झ नीचे आ गया है ना, तो क ऊपर से जाएगा, च नीचे से आएगा, यहाँ पे ये आता है। उसके बाद हम देखते हैं कि छोटी आंत जहाँ पे मिलता है, छोटी आंत जो दोनों जगह पे मिलता है वहाँ पे एक पतली नली होती है, जिसको क्या कहते हैं, सिक्कम कहते हैं, ठीक है। और जो पतली नली के आगे एक उंगली जैसा छोटा सा, यहाँ देख रहे हैं ये छोटा सा प्रवर्ध निकला रहता है ऐसे, यह एक अवशेषी अंग है, इसका शरीर में कोई काम नहीं है, बेकार में है, तो इसको अपेंडिक्स कहा जाता है ना। खाना में लोग पानी कम पीते हैं या रुक्षास का कम सेवन करते हैं, तो कभी कभी ऐसा हो जाता है कि भोजन के छोटे छोटे कण यहाँ पे इकट्ठा हो जाते हैं, केमिकल रिएक्शन होता है और वो स्टोन में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसको ऑपरेशन करके इसको बाहर निकाल के काट के निकाल दिया जाता है, तो रसा एक टाका मार दिया जाता है। तो अपेंडिक्स का ऑपरेशन करना पड़ता है। आप सुने होंगे कि उनका अपेंडिक्स का ऑपरेशन हुआ है, तो ऐसा हो जाता है ना। अब आता है आपका बड़ी आंत। तो बड़ी आंत भी 2 भागों में बटा होता है, कोलन और रेक्टम। कोलन और रेक्टम। कोलन में भोजन जो है अब इलियम के ऊपर जो है उंगली जैसा प्रवर्ध होता है, उंगली की जैसा ऐसे प्रवर्ध होते हैं, ऐसे प्रवर्ध होते हैं इस तरह का, और इसमें जो है ब्लड सर्कुलेट
होते रहता है। जैसे ये पाइप है और इस पाइप के ऊपर ये उंगली है, उंगली की जैसा प्रवर्ध ये ऐसे चिपके हुए होते हैं और इस उंगली में दोनों तरफ से ऐसे ब्लड ऐसे आ रहा है जा रहा है, पतली पतली केशिकाएं होती है और वो भोजन को चूसने का काम करता है। जैसे ये नली है, इस नली के ऊपर जो है ऐसे ऐसे लंबा 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 ऐसे करके इसके बीच में जो है ऐसे बना हुआ होता है। इधर से फूड जा रहा होता है किस रूप में, चाइल के रूप में, और ये चाइल के रूप में भोजन का एब्जॉर्प्शन होता है ना, उसका अवशोषण किया जाता है किसके द्वारा, इलियम के द्वारा। छोटी आंत के सबसे पिछले भाग इलियम के द्वारा भोजन का एब्जॉर्प्शन होता है हमारे शरीर में। उसके बाद बचा हुआ जो अवशेष भोजन होता है जो पचने लायक नहीं होता है, यानी जो लिक्विफाइड नहीं हो सकता है, वो कुछ रुक्षास पदार्थ होते हैं, तो वो हमारे बड़ी आंत में प्रवेश कर जाता है। इसके साथ ही साथ जो हमारा अग्रभाग, बड़ी आंत का अग्रभाग कोलन है, कोलन में बचे हुए अवशेष जल का अवशोषण हो जाता है। और आंत के पिछला भाग रेक्टम है, तो रेक्टम के सबसे पिछले भाग को मल द्वार कहा जाता है, जो कि यहाँ तक है, यहाँ है, और इसमें रेक्टम में हमारा मल जो है अस्थायी तौर पर संचित रहता है। ठीक है, तो इस प्रकार हमारा पूरा पोषण का प्रक्रम यह आज समाप्त हुआ। तो हम इसमें कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है आप देख सकते हैं कि पूछा जाता है कि भोजन कहाँ से पचना शुरू होता है। इसके अलावा हमारे आमाशय में हाइड्रोक्लोरिक एसिड निकलता है, उसका क्या काम है। ठीक है, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या करता है, हमारे भोजन में आए हुए हानिकारक बैक्टीरिया का नाश करता है और निष्क्रिय पेप्सिनोजन को पेप्सिन बनाने में सहयोग करता है। इसके साथ ही साथ भोजन को अम्लीय बनाता है। ठीक है, और यही कारण होता है, कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे पेट में एसिडिटी की मात्रा बढ़ जाती है ना। तो एसिडिटी यानी अभी हम पढ़े कि एसिडिटी यानी एसिडिक हो जाता है हमारा काइम, तो वो काइम जब पाइलोरिक छिद्र से ग्रहणी में जाता है तो बेसिडिटी यानी बेसिक चीज़ उससे मिक्स होता है, यानी बाइल हमारा मिक्स होता है, तो एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देता है। इन द सेम प्रोसेस जब हमारे पेट में एसिडिटी होता है तो हम एंटासिड का इस्तेमाल करते हैं ना। तो एंटासिड मतलब एसिड को कट करने वाला। तो जब भी हमें खट्टा डकार आता है तो हमें क्या खाना चाहिए, कोई बेसिक चीज़ खाना चाहिए। जैसे अजवाइन बेसिक होता है, कड़वा चीज़ होता है ना। इसके अलावा आप खाबर सोडा की थोड़ी सी मात्रा भी आप ले सकते हैं। इसको उल्टा अगर आपके डकार जो आ रहे हैं, डकार में अगर करवा आ रहा है, करवापन आ रहा है, तो इसका मतलब कि आपके शरीर में स्टोमक में बेसिक मात्रा बढ़ गई है। तो हम वैसी स्थिति में नींबू पानी या कोई भी खट्टे पदार्थ लेंगे तो हमारा एसिडिटी जो है हमारा पेट का खत्म हो जाएगा। ठीक है, जनरली एसिडिटी ही होता है क्योंकि हम समय से खाना नहीं खा पाते हैं, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड निकल गया और वो एसिड फॉर्म किया। खाना का जो हमारा टाइमिंग है उस टाइमिंग में आगे पीछे हो गया, तो हमारे पेट में गैस होना स्वाभाविक है, वो गैस तैयार कर लेता है। ऐसी स्थिति में बहुत सारी समस्याएं होती है जिसको हम फिर कभी किसी वीडियो के माध्यम से आपको बताएंगे। और इसी के साथ ही आज का हम ये वीडियो और अगर आपको ये अच्छा लगा होगा तो निश्चित रूप से सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और आप दूसरे लोगों को बताइए। धन्यवाद। हम अगले वीडियो में आपको अगला टॉपिक लेकर के आएंगे और अगले टॉपिक में हम पढ़ेंगे श्वसन। धन्यवाद। जय हिंद।